हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय दीपांकर। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CUET 2022 इकोनॉमिक्स का जो पेपर था। तो पूरे पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें जो है हम लोग वो जो करेक्ट आंसर की जो NTA के द्वारा रिलीज़ किया गया था उसी के अनुसार से डिस्कशन करेंगे। और जो आंसर की रिलीज़ की गई थी इसमें भी कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस को जिनको ड्रॉप करना चाहिए था ड्रॉप नहीं किया गया, लेकिन उन सारी चीज़ों को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है अभी हम लोग क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है कि जो NTA के द्वारा जो की दी गई है उसके अनुसार से किस क्वेश्चन में कौन से आंसर को करेक्ट माना गया, तो आज हम लोग सिर्फ इसी पे फोकस करके डिस्कशन करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 to 100। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 25 वाज जो जनरल सेक्शन, ठीक है, उसको हम लोग सेपरेटली देख लेंगे। सो आपका जो पहला क्वेश्चन था 26 नंबर, बैंड वैगन इफेक्ट मेक्स डिमांड मोर। बैंड वैगन हो जाता है कि इट्स ए काइंड ऑफ इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट वेयर यू डू समथिंग बाय लुकिंग एट अदर्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो है इलास्टिक। इलास्टिक मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आपका इनकम इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा तो आपका जो है डिमांड किस तरीके से इंक्रीज़ करेगा। इसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इलास्टिसिटी क्या है डिमांड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द बॉटन मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ड्यूप्रोलिस्ट रिकोगनाइज द इंटरडिपेंडेंस। तो बेसिकली जितने जो आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अलग अलग मॉडल्स होते हैं, तो उन सारे मॉडल्स को देख लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इस ड्यूपोलिस्ट एज्यूम दैट द अदर कीप्स इट्स प्राइस कांस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब ई इज लेस देन 1। देन एज द प्राइस डिक्रीजेज द रेवेन्यू अर्न बाय द प्रोड्यूसर्स इंक्रीजेज। एज द प्राइस डिक्रीजेज द रेवेन्यू अर्न बाय द प्रोड्यूसर्स डिक्रीजेज। अब इन इलास्टिक डिमांड का मतलब हो जाता है, इसमें देखिए बेसिकली 3 कैटेगरी होते हैं, ई लेस देन 1, ई इक्वल टू 1 और ई इज ग्रेटर देन 1। अगर ई लेस देन 1 है तो इन डैट केस इवन प्राइस जो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा ऑन डिमांड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है आपका बी, एज द प्राइस डिक्रीजेज द रेवेन्यू अर्न बाय द प्रोड्यूसर्स डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी हुज डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपोबोला कॉजेज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी टू। अब डिमांड कर्व कैसा है, डिमांड का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो उस केस में ये पूछा जा रहा है कि आपका प्राइस जो है जब डिक्रीज करेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिमेन अनचेंज। तो ये हाइपरबोला का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये जान लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजल कर्व फॉर ए गिवन गुड इज नेगेटिवली स्लोप्ड। करेक्ट ऑप्शन इज नेगेटिवली स्लोप्ड। सो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करें तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और इस पर भी आप लोग फोकस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ प्राइस लीडरशिप बाय द डोमिनेंट फर्म, ऑल द फर्म्स इन द प्योरली ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री विल प्रोड्यूस द बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट। अब इसमें जो आपको देखना है, इसमें जैसे मैंने आपको बोला कि पहले हम लोगों ने बॉटन मॉडल देखा था, कॉर्नट मॉडल होता है, स्टैकरबर्ग मॉडल हो जाता है। तो ये सारा आप इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के रूप में भी देख सकते हैं या ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री भी हो जाती है। तो जहाँ पे प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म हो जाता है, ऑल प्योरली ऑलवेज प्रोड्यूस द बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट। तो एक डोमिनेंट फर्म हो जाता है, बाकी जो है फॉलोअर्स हो जाते हैं। द गोल्डन रूल रेट ऑफ सेविंग रेफर्स टू। अब ये चीज़ आ गया है आपका सोलो मॉडल। सोलो मॉडल, तो सोलो मॉडल में बेसिकली हम देखते हैं कि हमारा जो है ये आप इन्वेस्टमेंट फंक्शन देख लेते हैं। ये आपका जो है आप ये बोल सकते हैं कि ये आपका हो जाता है, मान लीजिए डेल्टा एफ के यानी डेप्रिसिएशन।
तो बेसिकली जो गोल्डन रूल रेट बोलता है जहाँ पे आपका मैक्सिमाइज किया जाता है, जैसे गोल्डन रूल लेवल ऑफ कंजम्पशन हो जाता है कि कौन से रेट पे आपका, कहाँ पे आपका कंजम्पशन मैक्सिमाइज होता है, वैसे ही गोल्डन रूल रेट ऑफ सेविंग हो जाता है जहाँ पे आपका इंडस्ट्री का पूरा, आप ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे अगर आप देखिएगा तो ये स्टेडी स्टेट हो जाता है जहाँ पे योर नेट कैपिटल गेन इज इक्वलेंट टू द डेप्रिसिएशन रेट। सो ये बोला जाता है कि इकॉनमी विल ग्रो एट ए कांस्टेंट रेट। तो इसी का कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका गोल्डन रूल लेवल। तो इसका हो जाता है बी, द सेविंग रेट एट विच कंजम्पशन इज मैक्सिमम एट द स्टेडी स्टेट। अब ये देखिएगा कि अगर दोनों के बीच में एक जो डिफरेंस हो जाता है, इस चीज़ को, डिफरेंस को भी अगर हम लोग देखते हैं तो कहाँ पे आपका शायद यहाँ पे आप देखिएगा तो कंजम्पशन आपका ये पार्ट है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको आप बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा, तो इस तरीके से ये डिफाइन किया जाता है कि कौन से रेट पे आपका सेविंग पे कंजम्पशन मैक्सिमम होगा। The optimum output level of output for a perfectly competitive firm is given by the point where MR equal to MC, marginal revenue is equal to marginal cost. MR equal average cost, MR exceed MC by greater amount, and MR equal M and MC marginal cost is राइजिंग। तो एक चीज़ आप देखिएगा कि जब भी हम लोग मान लीजिए फर्म के आउटपुट को लेके बात करते तो हमारा एवरेज जो है इस तरीके से होता है, और मार्जिनल कॉस्ट जो है ये आपका जहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट होगा एवरेज कॉस्ट का आपका वहाँ से कट करेगा। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आ जाता है डी। डी और यहाँ पे आप ए देखिएगा तो दोनों का इक्वल ही है, लेकिन यहाँ पे एक जो कंडीशन ये भी दिया गया है कि एम सी इज राइजिंग। तो ये आपका एम सी हो गया, ये आपका एवरेज कॉस्ट कब हो गया, और एवरेज कॉस्ट को हमेशा एम सी जो है लोएस्ट पॉइंट पे कट करेगा। एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड मतलब कि आपका इक्विलियम इन दो मार्केट हो जाता है, लेबर मार्केट और मनी मार्केट। आपका आई एस एल एम का जो इक्विलियम होता है, इसी इसी से हम लोग एवरेज डिमांड कर्व निकालते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव इसका है नेगेटिवली रिलेटेड टू प्राइस लेवल बिकॉज ए डिक्लाइन इन प्राइस लेवल हैज़ ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर आउटपुट। Negatively related to the price level because a decline in price level has a positive effect on the demand for output। तो ये करेक्ट हो जाता है, मतलब कि जब डिमांड प्राइस आपका घटता है तो डिमांड आपका बढ़ेगा। द डिमांड फॉर मनी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू आउटपुट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब डिमांड फॉर मनी आ जाता है आपके कि अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो आप मनी डिमांड इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे। दूसरा, प्राइस लेवल अगर इंक्रीज करता है तो मनी डिमांड किस तरीके से चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बेस्ट अगर मान लीजिए इसका जो एग्ज़ाम्पल है, अगर आप किसी भी चीज़ से ले लेते हैं, प्राइस लेवल ले लेते हैं, तो अगर आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे, लेट से प्राइस इज 10 एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज 10, सो द टोटल इनकम दैट यू रिक्वायर इज़ 100। लेकिन यहीं अगर मान लीजिए प्राइस आपका इंक्रीज कर जाता है टू लेट से 11, तो प्राइस दैट इज़ टोटल इनकम रिक्वायर्ड इज़ 110। तो ये आपका मनी डिमांड इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिवली रिलेटेड टू आउटपुट एंड इन्वर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इन्वर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी डिक्रीजेज, सॉरी इंक्रीजेज। तो उस केस में आप क्या करते हैं कि रैदर देन होल्डिंग मनी यू वांट टू इन्वेस्ट, सो इसीलिए इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट के रूप में आप बोलते हैं कि हम जो है मनी डिमांड घटा देंगे। यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक चीज़ जो आप लोग को ध्यान रखना है कि जितने जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, टेक्निकल टर्म्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, वो क्या चीज़ होती है, ठीक है।
या मान लीजिए जीडीपी, डिफ्लेटर, इन्फ्लेटर जो भी है, तो इस टाइप के टर्म्स जितने भी माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स के होंगे उन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से देख लेना है। यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ए बी सी डी में द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। हमेशा यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं कि डिप्रिसिएशन भूल जाते हैं, डिप्रिसिएशन को इंक्लूड करना पड़ता है यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज दैट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज़ फॉरगॉन काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे है 37, 5, 1, 12। अल्फा इज 3/4, बीटा इज 1/4, द कॉप डॉलर प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न्स टू स्केल। अब रिटर्न्स टू स्केल मान लीजिए कैसे होते हैं, कॉप डॉलर्स प्रोडक्शन फंक्शन को अगर आप लिखते हैं तो y इज इक्वल टू लेट से a, या फिर आप a हटा दीजिए, l के ऊपर अल्फ़ा, कैपिटल के ऊपर बीटा। तो हम लोग को देखना पड़ता है अल्फ़ा प्लस बीटा इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1 हो गया। यानी इस केस में आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल्स द सम ऑफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो है ऑप्शन ए, फ्रिक्शनली एंड स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड। तो इसमें एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना है कि जैसे फॉर एग्जांपल सिक्लिकल क्या है, स्ट्रक्चरल क्या है, इन सब की डेफिनेशंस आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें ए वेरिएबल इज एंडोजेनस व्हेन इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस आउटसाइड द मॉडल। तो एक्सोजेनस मॉडल एंड एंडोजेनस मॉडल, एक्सोजेनस माने का मतलब हो जाता है जहाँ पे जो आपके आप मान बोल सकते हैं कि जो भी डायनमिक्स है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एंडोजेनस वो मॉडल हो जाता है जहाँ पे आपके फॉर एग्जांपल जो ग्रोथ रेट अगर वो डिफाइन कर रहा है तो वो इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ, फॉर एग्जांपल सोलो मॉडल, तो वो एक्सोजेनस हो जाता है। लेकिन यहीं अगर हम बोलते हैं एके मॉडल जहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी को मानते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ द ड्राइविंग फोर्स और ह्यूमन कैपिटल, तो उस केस में जो है आपका वो एंडोजेनस मॉडल हो जाता है। ए चेंज इन एक्सोजेनस वेरिएबल इज क्लासिफाइड एज ऑटोनोमस चेंज। ए मॉडल इज एक्सोजेनस व्हेन इज वैल्यू डिटरमाइंड फोर्सेस विद इन द, ये भी गलत है, ऑटोनोमस विद इन द। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फिलिप कर्व। तो फिलिप कर्व unemployment will return to the natural rate when nominal wage are equal to expected wage, real wages are back at the long run equilibrium level। अब यहाँ पे जैसे फिलिप्स कप दिया गया है, इसी में आपका ऑगमेंटेड फिलिप्स कप भी आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रियल वेजेज आर बैक एट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल। द कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय टोटल वेरिएंस, अनएक्सपेक्टेड वेरिएंस बाय टोटल, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस बाय टोटल वेरिएंस। ठीक है, नेक्स्ट इफ द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। मतलब अगर मान लीजिए आपका दो रिग्रेशन लाइन है, ये है आपका, मान लीजिए एक रिग्रेशन लाइन है और एक रिग्रेशन लाइन ये है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी इक्वल टू, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अगर यही दोनों लाइन अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर होता तो उस केस में आपका 1 हो जाता। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन a प्लस b टू द पावर 4 इज। अब यहाँ आपसे ये पूछा गया है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है बी, 5 टर्म्स हो जाएंगे। और इसमें जैसे इस हम लोग बात करते हैं ना ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का कितना टर्म हो जाता है, 3 टर्म हो जाता है। वहीं अगर मान लीजिए ए प्लस बी
होल क्यूब ले लेते हैं तो इसमें आपका हो जाता है 4 टर्म्स। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ कोशेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे देख लेना है कि और पूरे पेपर में भी आप देखिएगा जो मैथमेटिक्स का यूज़ किया गया है या मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग फॉर्म्स के इंटीग्रेशन कैसे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहीं पे आपको बोल दिया जाता 1/x³, तो इसका अगर मान लीजिए हम लोगों को इंटीग्रेशन करना होता तो वैल्यू क्या निकल के आता, या फिर यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन ये बोल दिया गया होता कि ई एक्स टू द पावर ई स्क्वायर अगर है, ई स्क्वायर एक्स है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन किस तरीके से आप रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह है -cot x + d। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पे है, इसमें जो है कुछ ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सेट ए 3,4 फाइंड द पावर ऑफ सेट पी ए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वह है डी। ये हो गया मतलब आपका नल सेट, ठीक है। If the international terms of trade settle at a level that is between each country's opportunity cost, then मतलब ये आपको ये बोला गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच में आपका प्राइस रहता है, तो उस केस में क्या होगा। ओनली वन कंट्री गेन्स एंड द अर्निंग कंट्री लूजेस फ्रॉम द ट्रेड। करेक्ट ऑप्शन इज डी। हर्बर्स थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो यहाँ पे अभी हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को बता देते हैं सो दैट कि आप लोग चेक कर लीजिए। एन एक्सचेंज रेट विच ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द रिलेटिव प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन कंट्रीज बीइंग कंपेयर्ड इज नोन एज। एन एक्सचेंज रेट विच ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द रिलेटिव प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, तो उस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो रियल एक्सचेंज रेट। Which of the following is consistent with the idea of expansionary fiscal policy? Expansionary fiscal policy in terms of मान लीजिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये टैक्स रेट डिक्रीज कर रहे हैं, तो उस केस में एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हो, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो क्या होगा, एक कौन कौन सा एक्सपेंशनरी पॉलिसी हम यहाँ पे टर्म कर देंगे। गवर्नमेंट इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग रिसेशन, द टैक्स ऑफ unleaded petrol is lower than leaded petrol, the fact that paying incomes increases, the fact that congestion charge reduces traffic in the city center। तो इन चारों जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से ये पूछा गया कि कौन सा इसमें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, तो आपका हो जाएगा ए। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 8 इन द डिटर्मिनेंट, इसका आपको माइनर, तो इसमें जैसे माइनर निकाला जाता है, को फैक्टर निकाला जाता है, तो ये सब निकालना आप एक बार प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 6। फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर द टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया गया, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आपको इसमें से निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाता है, इसमें आपको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो आपका ये हो जाएगा। अब जैसे ही आप x से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 120, ये 28x + x²। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3 एंड द अरिथमेटिक मीन इज 9, द फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये आपका डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ये स्टैटिस्टिक्स वाले में ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। तो करेक्ट ऑप्शन एज पर एंड CUET इज 0.33। फॉर एन इकोनॉमी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 3/4 एंड द मार्जिनल टैक्स रेट इज 1/9, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है 28 का ये है बी, 3/36।
इन विच ईयर वाज किसान क्रेडिट कार्ड स्टार्टेड? तो किसान क्रेडिट कार्ड 1998। और जब भी आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठ रहे हैं तो इस टाइप के लिस्ट भी आपको बना लेना इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज का, कि कौन सा सर्विस कब स्टार्ट हुआ था, कौन सा प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था। इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, देन द वैल्यू ऑफ सेकेंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी। अब ये बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए बीटा 1 है, बीटा 2 है, तो इन दोनों के बीच में क्या हम बोल सकते हैं कि एक अगर ज़्यादा है तो दूसरा क्या होना चाहिए? क्वेश्चन आपका ये है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज लेस देन 1। वन ऑफ ऑन द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ द वेलफेयर ऑफ द कंट्री इंक्रीजेज। तो इम्प्रूव्स कब इम्प्रूव करेगा? तो व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस अंडर विच वो इंक्रीज करेगा? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन दिया गया है सी, व्हेन द टर्म्स ऑफ ट्रेड इज ग्रेटर देन दोज द लॉसेस ड्यू टू प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन। इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज। तो ये इसका जो है वो है 0। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1983। कंजम्पशन इक्वल टू सी इक्वल टू 100+। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग के रूप में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है वो है ए बी सी डी है आपका। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, रीस्टेटमेंट ऑफ एंड सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे जो क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चंस पहले ही हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। और सिर्फ ये नहीं, हम लोगों ने प्लान किया है कि सारे यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर देंगे, जिसको कि आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए। अगेन मैच द फॉलोइंग के रूप में ये क्वेश्चन जो है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है वो है डी, एशियन ड्रामा। अब इस क्वेश्चन को भी जो है आप ये बोल सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग के रूप में, और मैच द फॉलोइंग के रूप में अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 7-8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अंडर SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एनर्जी इज इंक्लूडेड इन। कौन से सेक्शन में एनर्जी को इंक्लूड किया गया है? तो गोल नंबर 7। व्हाट हैज़ बीन द ग्रोथ रेट ऑफ द वर्ल्ड इकॉनमी इन 2021? वर्ल्ड इकॉनमी का ग्रोथ रेट क्या था? तो 6.1%, विच अगेन आई थिंक इज़ नॉट करेक्ट कि वर्ल्ड इकॉनमी जो है 6.1% से ग्रो किया था। आई डू नॉट एग्री विद दिस, क्योंकि दिस इज़ ए ह्यूज रेट, और वर्ल्ड इकॉनमी को इस परसेंट से ग्रो करने के लिए एटलीस्ट यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना को इस रेट से ग्रो करना पड़ेगा, लेकिन विच वॉज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज आपका मैच द फॉलोइंग है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। And Ramesh Suresh constructed their new house in the year in the national income accounting. This transaction is considered as inventory investment, fixed investment. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। Consider below are given below are two statements. Statement 1, Narasimha committee recommended reduction in SLR, which and Sierra 2, Narasimhan committee recommended that directed credit programs should be promoted. Statement 1 is true, but statement 2 is false. Again, as per me, both statement are correct, लेकिन यहाँ पे C को correct माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। अंडर जमींदारी सिस्टम विलेज लैंड वाज जॉइंटली हेल्ड जॉइंटली बाय कम्युनिटीज। तो इसका है सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। एक हम लोगों ने सेपरेट एनालिसिस भी किया था क्वेश्चन का, वेयर वी डिस्कस्ड कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उन सारे क्वेश्चंस उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। To statement there is atomic change in
automatic change in the net tax revenue when a level of output changes, automatic stabilization moderate aggregate spending in times of boom and slowdown। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो करेक्ट दिया गया है ये है ए। बोथ स्टेटमेंट एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है अगेन एसेसन रीजन इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ साउंड इंडस्ट्रियल बेस विच इज ट्रू। Public sector is under the state control. The role of state in formulating appropriate policies and providing financial and other supplies has helped the public sector, which is again true। जो स्टार्टिंग का जो डेवलपमेंट प्रोसेस था वाज बेस्ड ऑन दिस आर्ग्यूमेंट। अगेन एसेसन रीजन है theory of social good provide rationale for allocation function of budgetary policy। There are certain goods which are non-drivable and these are important for maximizing social advantage, so which is again true। Next, a country A requires 2 units of labor to produce a unit of X and 5 units to produce Y। अगेन एब्सोल्यूट एडवांटेज कंपैरेटिव एडवांटेज का ये क्वेश्चन है, तो करेक्ट ऑप्शन इज जो एज पर एंड CUET दो ए हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन बोथ गुड इट हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पैरेटो क्राइटेरिया मूवमेंट फ्रॉम स्टेट ए टू बी इज डिजायरेबल इफ। कौन सा ऑप्टिमल कंडीशन यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है। इफ़ ऑल एजेंट आर लिस्ट एज वेल ऑफ एज बी एज दे वर एट ए एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बेटर ऑफ, तो ए आपका करेक्ट है। मतलब इफ़ मोर देन वन एजेंट, दो या दो से ज़्यादा एजेंट हैं तो एटलीस्ट उतना ही बेटर, और उसमें से कोई एक भी अगर बेटर और बेटर हो रहा है तो। अगेन ये मैच द फॉलोइंग के रूप में क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है वो है ए। नेक्स्ट अगेन है मैच द फॉलोइंग का, एंड जो ऑप्शन दिया गया है करेक्ट ऑप्शन ये है डी। और मैच द फॉलोइंग के रूप में आपको जो है जो 2-3 चीज़ें अच्छे से देख लेनी है। बुक्स एंड ऑथर्स, कौन से इकोनॉमिस्ट ने कौन सा टर्मोलॉजी कोट किया है उस चीज़ को देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग इस टर्म्स, इस यहाँ पे आपसे ये बोला गया कि इम्पॉर्टेंट जो एक्ट्स हुए हैं उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगेन एसेसन रीजन ग्रीन रिवॉल्यूशन बेनिफिटेड ओनली पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ट्रू। इरिगेशन वॉज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों यहाँ पे इन सारे रीजन में कंसंट्रेटेड रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज मैच द फॉलोइंग के रूप में, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। अगेन ये मैच द फॉलोइंग है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। अगेन मैच द फॉलोइंग एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो आप देखिएगा मैच द फॉलोइंग का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 10+ क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछे गए हैं। एंड इफ़ रोज एंड कॉलम्स है इंटरचेंज एंड कॉलम into rows the value of determinant are altered but the sign changes, so which is not correct। when 2 rows or columns are interchanged the numerical value of determinant changes but the sign again not correct, so इसका हो जाएगा बी। both statement 1 and 2 are incorrect। again statement type है 50 क्वेश्चन नंबर 81 both स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है नहीं है। द स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर नोन एज पैरामीटर्स, सॉरी द स्क्वायर रूट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट।
हाँ, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इन्वॉल्व मेनी सेलर्स ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट। द ओलिगोपोली इन्वॉल्व सम प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो इसमें जो है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये मोनोपोलिस्टिक कंप्लीट होमोजेनस प्रोडक्ट नहीं सेल करता, ये आपका कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में होता है। An adverse supply shock reduces the marginal productivity of labor. Output in short run is a function of equilibrium condition in the labor market. तो both statement 1 and 2 are correct है यहाँ पे। Statement in short run is a function of equilibrium in the labor market, which is true. Next again statement type है, rise in the rate of inflation means the percentage rise in average prices is higher than the previous one. The Phillips curve suggests that fall in unemployment is likely to lead to the lower rate of wage and price inflation. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, आपका हो जाएगा सी। Next again statement type, the number of exchange possibilities that exist in a money economy exceeds the number of, this is true, an increase in the length of time for which the money is held with reduce the velocity of money at which the money circulates in the economy। ठीक है, तो ये आपका दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है द मेन फीचर ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 इंक्लूड्स एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ये वो ठीक है। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन वाज इशूड इन 1951। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग के रूप में है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपोनेटेड द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग मैटर फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। प्रेम कृष्णमूर्ति, दादा भाई नौरोजी, तेंदुलकर समिति एंड अमर्त्य सेन। तो इसका है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्गुमेंट फॉर फ्री ट्रेड। तो इसमें से आपको मल्टीपल स्टेटमेंट दिए गए हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स में यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका है आपका बी, ए एंड बी ओनली अ आर्ग्यूमेंट फॉर फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ये गलत है। फेवर्स मोनोपोली, गलत है। प्योर कंपटीशन को इंक्रीज करता है। द कोर प्रिंसिपल ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम इज ए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। और फिर आपका हो जाता है रेसिप्रोसिटी, आपका हो जाता है प्रोटेक्ट, ये नहीं करता डोमेस्टिक सेफगार्ड, डी। तो आपका ए, बी एंड डी। नेक्स्ट है अगेन एसेशन रीजन, इंडिया हैज ए बिग पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड, करेक्ट। इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोइंग, ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर रहा है। अब ये देखिए इंडिविजुअली दे माइट बी करेक्ट, लेकिन यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करना जरूरी है। तो दोनों करेक्ट है बट दे आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन रिसोर्स इज ड्राइवेबल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, ए पब्लिक गुड इज नॉन ड्राइवेबल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट, यहाँ पे वो रीजनिंग वाला बात नहीं है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू द गवर्नमेंट डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या, स्पेंडिंग है, टैक्सेशन है, रेपो रेट। अब रेपो रेट आपका ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट आ जाता है, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ योर फिस्कल पॉलिसी, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, ए, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट ये क्वेश्चन को जो है ड्रॉप कर दिया गया है। अब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स है, तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द रैंडम वेरिएबल इज गिवन बिलो।
तो यहाँ पे आपका जो है ये x है, ये fx है। जब x का वैल्यू 3 है तो fx 0.25 है, 6 है तो 0.5 है, 9 है तो 0.25 है। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है ये है सी। A standard normal distribution refers to a random variable that has। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किस चीज़ को रेफर करते हैं, तो इसका हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 एंड मीन इज 0। FRBM एक्ट 2012 पुट्स ए सीलिंग ऑफ फिजिकल डेफिसिट ऑफ GDP एट। तो ये कितने पे करता है, डी 3% पे। The logos of combination of output interest rate व एसेट मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम इज। अब यहाँ पे ISLM कर्व की बात हो रही है कि उस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है LM कर्व। लास्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ पे आपका अरेंज करना है सीक्वेंस में। तो सबसे पहले डी आता है गोल्ड स्टैंडर्ड, वो ये सबसे पहला हुआ था, फिर 1920s 30s तक कंटिन्यू हुआ था, फिर आपका स्टेशन ये क्राइस है, ये क्राइसिस होगा। तो BDCBA। तो एक चीज़ जो आपने देखा कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस थे, स्ट्रक्चर डिफरेंट वे एंड द फॉर्मेट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, उस टाइप के भी क्वेश्चंस थे। तो मेक श्योर कि जब भी आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठ रहे हैं तो इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से देख लें कि किस टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इवेंट्स को लेकर वो आपसे जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या सीक्वेंसिंग के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या मैच द फॉलोइंग के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस है, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस है। तो उस सारे फॉर्मेट को आपको अच्छे से देख लेना है। और जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी नवंबर के फर्स्ट वीक से, उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं ऑन द नंबर 8448878849। और प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, सो यू कैन गिव अस ए कॉल और व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द